हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों यूपी पीसीएसजे का एग्ज़ाम 12 फरवरी 2023 को होने वाला है। उसी को देखते हुए मैं आप लोगों के सामने जो माइनर एक्ट हैं उन सभी माइनर एक्ट को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। अभी तक मैंने 2 माइनर एक्ट कंप्लीट करा दिया है और आज ये तीसरा माइनर एक्ट आपके सामने लेके आ रहा हूं, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का है। मीन्स कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2005 का ये अधिनियम है और इस अधिनियम को मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। इस अधिनियम को, ये जो एक्ट है, इसको मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा, बेयर एक्ट के साथ रीडिंग करूंगा और जो मैं अपना हैंड रिटेन नोट्स बनाया हूं जिससे मेरे को आसानी से समझ में आ रही है, वही हैंड रिटेन मैं आपको नोट्स यहाँ पे भी शो करूंगा और इसके बारे में बताऊंगा, इसके हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि हमारे पास जब आईपीसी में इतने सेक्शन थे महिलाओं को प्रोटेक्शन को लेकर के, तो फिर ये एक्ट को लाने की आवश्यकता गवर्नमेंट को क्यों पड़ी। इन सभी चीज़ों पर मैं बात करने वाला हूँ और साथ साथ ये भी मैं बात करूँगा कि क्या इंटरनेशनल लेवल पे भी महिलाओं के संरक्षण के लिए कोई बात किया गया है, कोई सेमिनार रखा गया है, कोई मीटिंग हुई है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों बिना देर किए मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरे पुराने वाले भी जो आपको वीडियो हैं जो कि माइनर एक्ट पे हैं, जो यूपी पीसीएसजे का एस्पिरेंट होगा वो तो देखेगा ही देखेगा, क्योंकि यूपी पीसीएसजे में इसमें से क्वेश्चन आना है और जीके के पर्पज से आना है, तो हमें पूरा पढ़ना तो पड़ेगा ही। जो मेन टॉपिक है उसको हमको ज़्यादा ध्यान से देखना है, ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। तो बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मैंने यहाँ पे जो बेयर एक्ट लिया है, मैंने यूनिवर्सल का यहाँ पे बेयर एक्ट मैंने लिया है। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का ये एक्ट है। इसी एक्ट को मैं आज यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ठीक, तो ये आप लोग बेयर एक्ट देख लिए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से जो होता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए आपका 1 लाइनर क्वेश्चन भी बनेगा और हर एक जगह आपको हेल्प करेगा। ये पहले तो मैं बेयर एक्ट का नाम बता रहा हूँ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये तो एक्ट का नाम हो गया। अब ये आया कब, ये इस एक्ट का क्या नंबर है, तो ये एक्ट नंबर ऑफ 43 है ऑफ 2005 का। मीन्स कि 2005 का ये 43 नंबर का एक्ट बना है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर इसमें 5 दिए हैं। टोटल सेक्शन कितने दिए हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, जिसको हम लोग शॉर्टकट में डीवी एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें टोटल 37 सेक्शंस दिए हैं। इनका इन्फोर्समेंट डेट क्या है, इन्फोर्समेंट डेट, ये आपसे क्वेश्चन बनेगा कि इसका इन्फोर्समेंट डेट क्या है। तो ये जो इसका इन्फोर्समेंट डेट है वो 26 अक्टूबर 2006 है और इनेक्टमेंट डेट की हम बात करें तो 13 सितंबर 2005 है। इन चारों फैक्ट्स को आपको दिमाग में रखना है। ये तो फैक्ट आपको एकदम याद करके रखना है। जो इन्फोर्समेंट डेट है 26 अक्टूबर 2006 को ये इन्फोर्समेंट हो गया था। ये भले ना आप याद रखें, लेकिन इसको तो 100% आपको याद ही रखना है। 26 अक्टूबर 2006, इसको मैंने 2-3 बार आपको बता दिया, आप इस पर थोड़ा सा फोकस्ड रहिएगा। अब हम इसके वर्ड व्यू कहें या फिर स्ट्रक्चर की बात करें, ये किस तरह से डिवाइड हुआ है, ये सारी चीज़ों पे मैं इसमें बात कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ डीबी एक्ट 2005। अब डीबी एक्ट का जो स्ट्रक्चर है, देखिए इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पहले में है प्रिलिमिनरी बताता है, इसमें 2 सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2। फिर जो दूसरा पार्ट है इसमें डोमेस्टिक वायलेंस की बात की जाती है, इसमें सिर्फ एक सेक्शन इन्वॉल्व है। फिर जो तीसरा पार्ट हमारा है पावर एंड ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड सर्विस प्रोवाइडर की बात की जा रही है, जो कि सेक्शन नंबर 4 से लेकर के सेक्शन नंबर 11 तक बात की जा रही है। देखिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, कुछ पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है और जो मोस्टली पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो इसमें इंपॉर्टेंट है। जो पार्ट नंबर 4 है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग रिलीफ, कि मान लीजिए कि अगर किसी महिला के साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस अगर हो भी जा रहा है तो उनको किस प्रकार का रिलीफ प्रोवाइड कराया जाएगा, तो वो इसमें बताया जा रहा है। इसमें सेक्शन नंबर है 12 से लेकर 29 तक और इसमें मिसलिनियस प्रोविजंस के बारे में बताया जा रहा है, जो 30 से लेकर के 37 तक डिवाइड है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपका जो डीबी एक्ट है उसका स्ट्रक्चर इसी तरह है। अब मैं थोड़ा सा इसके का जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स वाइज आपको मैं बता देना, क्योंकि इंडेक्स से आजकल क्वेश्चन जितने भी बन रहे हैं वो इंडेक्स से बन रहा है। तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा टाइम देना है और टाइम देने के साथ ये मैं आपको लर्न करा दूंगा। इसमें मैं इतने अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स आपको दूंगा कि वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आप इसको कहीं भी कोई भी काम करते हैं बस ब्लूटूथ लगा के या हेडफोन लगाकर आप 2 से 3 बार आप इस वीडियो को सुन लेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। मैं इतने अच्छे अच्छे शॉर्टकट आपको देने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 की हम बात करते हैं। जाहिर सी बात है कोई भी हम लोग एक्ट पढ़ते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1 है, इसमें प्रिलिमिनरी की बात की जा रही है। प्रिलिमिनरी में पहले हम लोगों ने आपको दिखाया, जो बोर्ड व्यू मैंने दिखाया उसमें 2 सेक्शन थे। पहला जो सेक्शन है वो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात करता है, दूसरा डेफिनेशन क्लॉजेस की बात करता है। हम लोग सीपीसी देख लें, सीआरपीसी देख लें तो उसमें भी यही 2 सेक्शन पहले हमको मिलता है।
शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड मिलता है, डेफिनेशन मिलता है। फिर चैप्टर सेकंड की बात करते हैं। चैप्टर सेकंड में हमको यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पढ़ना है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, किसके ऊपर होता है, ये कौन करता है। अब हम बता रहे हैं इसमें, देखिए इसमें एक सेक्शन दिया है बस, डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। इसमें डेफिनेशंस को बताया है कि डोमेस्टिक वायलेंस का डेफिनेशंस क्या होता है। फिर चैप्टर नंबर 3 पे हम आते हैं। चैप्टर नंबर 3 में हम पावर एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स की बात की जा रही है। यहाँ पे पुलिस की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे FIR की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे हमारा बात क्या किया जा रहा है, ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की बात की जा रही है। यहाँ पे जो ऑफिसर जो होंगे, जो प्रोटेक्ट करेंगे उस महिला को, अगर उसके साथ कोई घरेलू हिंसा हो जा रही है या उस लड़की के साथ घरेलू हिंसा हो जा रही है तो उसको प्रोटेक्शन ऑफिसर चाहिए। यहाँ पे FIR की बात नहीं की जा रही है। देखिए इसमें सेक्शन नंबर 4 जो बताया है, इन्फॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटीज इन्फॉर्मेंट, यहाँ पे उसके बारे में बता रहा है। सेक्शन 5 में बता रहा है ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एंड मजिस्ट्रेट की क्या ड्यूटी है। फिर 6 में बता रहा है ड्यूटी ऑफ शेल्टर होम्स। फिर 7 में बता रहा है ड्यूटीज ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। 8 में बता रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। 9 में बता रहा है ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। 10 में सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बात बता रहा है। 11 में जो बता रहा है सेक्शन नंबर, ये सभी सेक्शन नंबर है, सेक्शन नंबर 11 में ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट की बता रहा है कि क्या गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी होगी। फिर चैप्टर नंबर हम लोग 4 में चले आते हैं तो यहाँ पे प्रोसीजर फ्रॉम ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ की बात कर रहा है कि किस प्रकार से वो महिला रिलीफ लेगी। सेक्शन नंबर 12 में पहले एप्लीकेशन वो लगाएगी, किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास लगाएगी। वो एप्लीकेशन क्या होगा, सर्विस ऑफ नोटिस होगा उस एप्लीकेशन का। फिर यहाँ पे काउंसलिंग कराया जाएगा सेक्शन 14 में। 15 में असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा। फिर 16 में प्रोसीडिंग टू बी इन हेल्ड इन कैमरा प्रोसीडिंग, अगर आप चाहते तो कैमरा प्रोसीडिंग होगा। 17 सेक्शन नंबर 17 में राइट टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड की बात की जा रही है। 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात की जा रही है। 19 में रेसिडेंस ऑर्डर की। 20 में यहाँ पे मनी रिलीफ की बात की जा रही है। 21 में कस्टडी ऑर्डर की बात की जा रही है। 22 में कंपनसेशन ऑर्डर के बारे में बात की जा रही है। तो इस तरह से सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी चीज़ें हैं, जो भी इंडेक्स था मैंने इंडेक्स आपके सामने रख दिया और इंडेक्स को आप अपने बाय द टाइमिंग आप इसको देख लेंगे, क्योंकि इंडेक्स से क्वेश्चन अब बनने लगे हैं और इंडेक्स अब पढ़ना जरूरी हो गया है। तो दोस्तों इतना चीज़ तो जो मैंने बेसिक चीज़ें थी वो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी है। एक्ट कब लागू हुआ, कब आया, अब इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं जो मैंने हैंड रिटन नोट्स में बनाया है, जिसको कि मैंने पढ़ा है और उसको एनालिसिस किया है किस प्रकार से हुआ है। तो देखिए इतना तो आपको पता हो गया। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये एक्ट नंबर जो 43 ऑफ 2005 का है। देखिए जो महिलाओं के संरक्षण के लिए है या महिलाओं के विकास के लिए या महिलाओं पे किसी प्रकार का अनैतिक अनाचार ना हो, किसी प्रकार का कोई मीन्स कि उनको ना गाली दे, ना गलौज करे, ना फिर उसको उनके ऊपर किसी प्रकार का वायलेंस हो, उसके लिए हमारा इंटरनेशनल लेवल पर एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसको हम लोग UDHR के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मीन्स कि मानवाधिकार के लिए यहाँ पे एक बैठक की गई थी। फिर उसके बाद से एक और बैठक की गई थी जिसको CEDAW के नाम से जानते हैं, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट वुमेन। मीन्स की दो कन्वेंशंस को देख करके हमें समझ में आना चाहिए कि मीन्स की महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा था उन अत्याचार को खत्म करने के लिए ये कन्वेंशंस इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज किया गया था कि मीन्स की महिलाओं के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार नहीं करना है और नहीं करना चाहिए। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, हम लोग अगर हिस्ट्री में भी देखते हैं तो क्या पहले डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं पे नहीं होता था 2007 के पहले? क्यों नहीं होता था? बिल्कुल होता था। और उसके लिए क्या बना था, हमारे IPC में एक कानून आया था, एक सेक्शन को ऐड किया गया था 1983 में, जिसको कि हम लोग 498A के नाम से जानते थे, जो कि क्रूएल्टी है। क्या इससे पहले क्या 1983 से पहले नहीं होता था? बिल्कुल होता था, लेकिन उसके पहले का लॉ हमारे पास नहीं है तो मैं नहीं बता सकता हूं उसके, लेकिन यहाँ से 1983 से तो मैं आपको बता रहा हूँ। IPC में 1983 में अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट के बाद यहाँ पे 498A डाला गया जो कि क्रूएल्टी की बात कर रहा है। यहाँ पे क्रूएल्टी किसके ऊपर की जा रही थी? यहाँ पे हस्बैंड के द्वारा वाइफ के ऊपर क्रूएल्टी किया जाता था। लेकिन ये सिर्फ क्रूएलिटी से रिलेटेड मामला था। जैसे मान लीजिए कि कोई फादर है अपने डॉटर के ऊपर, मीन्स कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस में हमें यही पढ़ना है, तो आपको अन्यथा नहीं लेना है कि क्या फादर अपने बेटी के ऊपर क्या डोमेस्टिक वायलेंस कर सकता है, क्या माँ अपने बेटी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर सकती है, क्या भाई अपने बहन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस उसी के लिए है, डोमेस्टिक वायलेंस वही बताता है, वही चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ने वाले। जो क्रूएल्टी आया था 498A आया था, ये सिर्फ हस्बैंड से वाइफ के लिए आया था कि मीन्स हस्बैंड कर रहा है, हस्बैंड के रिलेटिव कर रहे हैं, हस्बैंड के मम्मी पापा, उसकी भाभी, उसके जीजा, उसके फूफा, जो भी
क्रूएल्टी करना है, ये सब 498A में कवर हो रहा था। और इसी के साथ साथ 1983 में एक और सेक्शन जोड़ा गया था जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में था, सेक्शन नंबर 113A, मीन्स कि 113A, जिसको हम लोग प्रिजम्पशंस के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रिजम्पशन किया जाता है, प्रिज्यूम किया जा रहा है। अब बात दोस्तों हम कर लेते हैं इन दोनों एक्ट के डिफरेंस के बारे में कि क्या आखिर में 498 कहाँ एप्लीकेबल होता है और डोमेस्टिक वायलेंस कहाँ एप्लीकेबल होता है, कौन क्रिमिनल नेचर का है, कौन क्वाजाई क्रिमिनल नेचर का। इन दोनों के बारे में जब आप जानेंगे तभी आप इस एक्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि ये एक्ट हमें सिर्फ प्री के लिए नहीं पढ़ना है, हमें इसमें मेंस में भी लिखना है और मेंस के साथ साथ हमें इंटरव्यू तक ये पूछा जाएगा, क्योंकि ये ज्वलंत मुद्दा है। और साथ ही साथ यूपी गवर्नमेंट में, मीन्स कि यूपी PCSJ में इसको अभी हाल ही में शामिल किया गया है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन ये संभावनाएं हम लोग मान के चलते हैं कि अगर इंटरव्यू तक के लेवल के लिए हम लोग तैयार रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारा जो अभी प्री में जो पूछने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछेगा, बहुत ज़्यादा सेक्शन नहीं पूछेगा। इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि इसे GS के पोर्शन में रखा गया। अगर इसको लॉ के पोर्शन में रखा गया होता तब यहाँ से मेन फैक्ट से क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये GS के पोर्शन में रखा गया और इसको GS के तौर पर पढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा जहाँ पर डिटेल एनालिसिस करने लायक है मैं वहाँ पर आपको डिटेल में बताऊँगा, जहाँ पर लगेगा कि हाँ ये चीज़ शॉर्ट में हो सकती है, यहाँ से यहीं क्वेश्चन बनता है, तो वही क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए अब इन दोनों का डिफरेंस मैं बता दे रहा हूँ। देखिए क्रूएल्टी जो होता है ये मैट्रिमोनी में ज़्यादा वर्क करता है। मैट्रिमोनी के मतलब कि हस्बैंड के रिलेशनशिप में कर दिया, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कर दिया, या मैरिज जो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा क्रूएल्टी। ठीक, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, इसमें केवल मैट्रिमोनी ही इंक्लूड नहीं होता है, इसमें कज़न, ब्लड रिलेशन सभी आते हैं। इसमें भाई बहन, माता पिता, मीन्स की जो भी रिलेशन होते हैं इसमें सभी कवर होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। तो आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या होता है और क्रूएल्टी क्या होता है, तो आप कभी भी कंफ्यूज हो सकते थे, यार क्रूएल्टी में भी वही बताया, डोमेस्टिक वायलेंस में एक्ट में भी वही बताया। तो नहीं, जो डोमेस्टिक वायलेंस होगा उसमें भाई बहन, मीन्स की जो अपने रिलेटिव, अपने नातेदार, जैसे कोई पिता है अपने बेटी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कॉज कर रहा है, कोई माँ है अपनी बेटी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कॉज कर रही है, कोई भाई अपने बहन के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कॉज कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तो इसी को डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है। और क्रूएल्टी में क्या है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ के ऊपर कर रहा है, हस्बैंड के रिलेटिव वाइफ पे कर रहे हैं, उसकी पत्नी के ऊपर कर रहे हैं, तो ये दोनों का अंतर आपको समझ में आ जाएगा। अब नेचर की हम बात करते हैं कि इसका नेचर क्या है। 498 का ए का जो नेचर है वो क्रिमिनल नेचर का होता है, लेकिन जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है ये क्वाजाई क्रिमिनल नेचर का ये होता है। तो आपको ये सेकंड डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, सेकंड जो इसका नेचर हो गया वो अंतर समझ में आ गया कि अच्छा ये इस प्रकार का इसका जो नेचर होता है वो सिविल होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी कानून पढ़ते हैं तो दो कानून हमारे पास होता है, एक क्रिमिनल का लॉ होता है और एक सिविल लॉ होता है। सिविल मामला मीन्स कि बहुत गंभीर मामला नहीं माना जाता, लेकिन जो क्रिमिनल मामला माना जाता है वो थोड़ा सा गंभीर माना जाता है। तो यही ये क्वाजाई क्रिमिनल नेचर का है, दिखता तो है क्रिमिनल के जैसा बट ये सिविल के तरह से ये काम करता है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, जब हम 498A का जब 498A का देखते हैं तो इसमें पनिशमेंट चलता है। इसमें अगर कोई महिला अगर कहती है कि मेरे ऊपर 498 क्रूरता किया गया है मेरे हस्बैंड के द्वारा, मेरे हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा, तो यहाँ पे पनिशमेंट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे दो रिजल्ट निकलता है। दो रिजल्ट क्या क्या निकलता है, एक यहाँ पे रिलीफ जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में है, यहाँ पे रिजल्ट दो ठो निकलता है। क्या क्या, एक रिलीफ बेस्ड रिजल्ट निकलता है और एक पनिशमेंट बेस्ड रिजल्ट निकलता है। और जो पनिशमेंट बेस्ड रिजल्ट निकलता है वो ऑफेंस बेस्ड होता है कि कौन सा आपने ऑफेंस किया, उसी के ऑफेंस के रिगार्डिंग ही आपको यहाँ पे पनिशमेंट दिया जाता है। जो कि हम लोग सेक्शन नंबर 31 ऑफ DB एक्ट में पनिशमेंट को देखेंगे कि कौन कौन सा पनिशमेंट इसमें ऑफर किया जाता है, किसमें, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कौन कौन सा पनिशमेंट आपको दिया जाता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं इसके अप्रोचेस के बारे में कि इसका अप्रोच क्या होता है। 498 अगर कोई महिला कराती है, 498A अगर किसी हस्बैंड के खिलाफ कोई महिला कराती है तो उसमें क्या करती है, वो डायरेक्ट FIR कराती है। FIR कहाँ होगा, पुलिस स्टेशन में लॉज होगा। लेकिन जो इसकी बिगिनिंग होती है, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बिगिनिंग होती है, मीन्स की जो DB एक्ट की बिगिनिंग होती है वो FIR से नहीं होती है, वो DIR से होती है। देखिए यहाँ पे आपको नया वर्ड मिल गया, ये DIR का मतलब होता है क्या, डोमेस्टिक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से यहाँ पे होती है। कोई भी महिला के ऊपर अगर कोई भी वायलेंस किया जा रहा है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में तो यहाँ पे DIR किया जाएगा, यहाँ पे FIR नहीं दर्ज किया जाएगा। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत जा रहे हैं तो यहाँ पे DIR किया जाता है। DIR का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यहीं से हमारा शुरुआत हो जाता है। तो अब इतना जो भूमिका था, ये भूमिका बनाना जरूरी था, आप लोगों को ये बताना जरूरी था कि हाँ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में और क्रूएलिटी में क्या अंतर है।
है। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो अब आपको पढ़ने में देखिएगा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि आप इसको एक बार में लर्न कर लेंगे। अभी मैं इसके शॉर्टकट्स भी आपको बताने वाला हूँ कि ये किस प्रकार से एक्ट काम करता है। और सिर्फ महिला ही जो जिसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, सिर्फ वही महिला इसमें नहीं कॉग्निजेंस ले सकती है, सिर्फ वही महिला रिपोर्ट नहीं दर्ज करा सकती है, आप भी करा सकते हैं। किसी महिला को देख रहे हैं, अगर कोई महिला रोज अपने हस्बैंड से पीट रही है या उसके घर वाले कोई लड़की है, उसके माँ उसकी पापा उसको दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं या उसको डांट रहे हैं डेली, तो आप भी डोमेस्टिक वायलेंस में क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ, उसके माता पिता के खिलाफ आप केस दर्ज करा सकते हैं। इसमें यह नहीं है कि जिसके ऊपर हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ वही इस पे एक्शन ले सकता है, इस पे कोई तीसरा आदमी भी जा करके DIR दे सकता है। जो DIR की बात हम लोग देखे हैं ना, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कोई भी दे सकता है। यहाँ पे लोकस स्टैंडाई की बात होती है कि क्या सिर्फ वही लड़की ले करके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का रिपोर्ट लिखवा सकती है, DIR कर सकती है? तो नहीं, यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट कर सकता है DV एक्ट में। कोई स्ट्रेंजर, कोई दूत, हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कोई सोसाइटी देख रही, कोई संस्था देख रही, कोई भी इसमें केस कर सकता है। इसीलिए इसको अलग रखा गया है 498A से, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को अलग रखा गया है। आपको ये चीज़ें इतनी समझ में आ गई। अब दोस्तों हम बेयर एक्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि हमको पढ़ना होता है। ठीक, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मैट्रिमोनी भी इन्वॉल्व होता है। ऐसा नहीं कि मैट्रिमोनी को हम लोग अलग कर देते हैं, इसमें जो मैट्रिमोनी होता है वो भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो हमारा मेन इन्वॉल्व होता है वो माँ अपने बेटी पे कर रही है, पिता अपने बेटी पे कर रहा है, भाई अपने बहन पे कर रहा है, तो और हस्बैंड अपने वाइफ पे कर रहा है। इसमें सभी इंक्लूड हैं सारी चीज़ों को। अब देखिए सेक्शन 1 में क्या बताया जा रहा है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट के बारे में बता रहा है। आपको ये पता है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ये भी पता होता है। तीसरा क्लॉज जो बता रहा है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गजट अपॉइंटमेंट। जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया तब से ये आ गया, मीन्स की ऑफिशियल गजट में जब से इसको पब्लिश कर दिया तब से ये सरकार मान लिया जाएगा कि हाँ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट तब से आ गया। ये सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ पे बता रही हैं। अब हम आपको यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो डेफिनेशन क्लॉजेज होते हैं, उसी डेफिनेशन क्लॉजेज को मैं लेके आ रहा हूँ। देखिए डेफिनेशन क्लॉजेज में क्या करा, जो 2A का जो हमारा जो मेन डेफिनेशन क्लॉजेज है उसको मैं अच्छे से थोड़ा सा उस पर टाइम दूंगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। क्योंकि मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब कि मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, उसी क्वेश्चन बैंक से मैंने मिलाया है, तो हमें पता चला कि अच्छा इस टाइप का, इस लेवल का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये हमारे सिलेबस में अभी शामिल हुआ है, लेकिन ये और जगह के स्टेट PCS जे में ये सिलेबस शामिल है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन को ले सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा। जैसे राजस्थान में शामिल है, MP में शामिल है, तो वहाँ पे जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उन पेपर को आप लेकर के देख सकते हैं कि हाँ किस नेचर का क्वेश्चन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से वहाँ पे पूछा गया, वही नेचर का क्वेश्चन हमारे UP PCS जे में भी बनेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। और वो सारे क्वेश्चन मैं इसी चैनल पे आपके सामने मैं कराने वाला हूँ। तो इसमें जो डेफिनेशन की बात की जाती है, डेफिनेशन 2A में दिया गया एग्रीव्ड पर्सन। अब एग्रीव्ड पर्सन क्या होता है? Aggrieved person means any woman who is or have been domestic relationship with respondent and who alleged to have been subject। देखिए यहाँ पे क्या बताया, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। डोमेस्टिक एग्रीव्ड पर्सन का क्या होता है, एक वुमेन होती है। देखिए यहाँ पे वुमेन की बात दिया गया, एक वुमेन होती है, वो कहाँ रहती है? डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहती है। कोई महिला होती है जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहती है, किसके साथ रहती है? रिस्पोंडेंट के साथ रहती है। सिर्फ वर्ड को आप पकड़ते रहिए, पूरा डेफिनेशन ना पकड़िए, अपने लैंग्वेज में जितना अच्छे से उसको समझा सकते हैं मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो आपके पास बेयर एक्ट आपका होगा, आप उसको खोल करके देख करके पढ़ सकते हैं। एक वुमेन होगी, देखिए सेक्शन 2A में एक वुमेन होगी, वुमेन कहाँ रह रही है? वो रह रही है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, और किसके साथ रह रही है? रिस्पोंडेंट के साथ, या तो रह रही थी या तो रह रही है, और उसके साथ क्या हुआ है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हुआ है। तो 2A में बस इतनी ही बात बता रही है। एक महिला है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही है, किसके साथ रह रही है? रिस्पोंडेंट के साथ रह रही है या रह रही थी, तो उसके साथ क्या हुआ है? उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हुआ है। 2A इतने में समाप्त हो गया। अब बात करते हैं 2B की। 2B में क्या कर रहा है? चाइल्ड की बात कर रहा है। चाइल्ड कौन होता है? बिलो 18 ईयर एज, 18 ईयर, देखिए यहाँ पे लिखा है बिलो द 18 ईयर एज के नीचे जो होता है उसको हम लोग चाइल्ड मानते हैं। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें इंक्लूड है एडॉप्टिव चाइल्ड और स्टेप चाइल्ड और फॉस्टर चाइल्ड। इसमें ये 3 चीज़ें इंक्लूड है। 18 ईयर से कम होना चाहिए, और साथ साथ इसमें क्या होना चाहिए? एडॉप्टिव चाइल्ड होना चाहिए, स्टेप चाइल्ड होना चाहिए, और फॉस्टर चाइल्ड भी इसी में इंक्लूड होता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट इसके डेफिनेशन क्लॉज। इसमें
कंपनसेशन ऑर्डर के बारे में बात किया गया। कंपनसेशन ऑर्डर क्या होता है, ये सेक्शन नंबर 22 में हम लोग जब चाहेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि हाँ कंपनसेशन ऑर्डर क्या होता है, साफ साफ लिख दिया है कि आप इसको पढ़ सकते हैं सेक्शन नंबर 22 में। कस्टडी ऑर्डर की बात करते हैं, कस्टडी ऑर्डर भी हम लोग सेक्शन 21 में जाएंगे, तो अभी सेक्शन 21 में अभी आगे फर्दर हम पढ़ते हैं, तो सेक्शन नंबर 21 में हमको यहाँ पे मिलेगा। फिर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, जिसको अभी हम पढ़ के आए हैं, जिसको हम लोग DIR कह रहे थे, उसी को यहाँ पे डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट के बारे में बता रहा है कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट होता क्या है। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा मैं इस पर टाइम लूँगा। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट का मतलब होता है कोई कंप्लेन, कोई कंप्लेन। अब कौन कंप्लेन, कोई कंप्लेन या तो महिला के द्वारा किया गया है, या मैंने बताया है ना कि कोई भी कंप्लेन कर सकता है, कोई स्ट्रेंजर भी कंप्लेन कर सकता है, या किसी स्ट्रेंजर के द्वारा किया हुआ कंप्लेन। किसको वो कंप्लेन होगा, या तो वो सर्विस प्रोवाइडर को कंप्लेन किया जाएगा या प्रोटेक्शन ऑफिसर को कंप्लेन किया जाएगा, वही होता है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। मीन्स कि किसी महिला के ऊपर अगर किसी के द्वारा क्रूरता किया जा रहा है, उसके रिलेटिव के द्वारा, उसके घर के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा, तो ये क्या किया जाएगा, एक एप्लीकेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन किसको दिया जाएगा, या तो सर्विस प्रोवाइडर को दिया जाएगा या तो प्रोटेक्शन ऑफिसर को दिया जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है 2E में। फिर उसके बाद से अब बात करते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक रिलेशनशिप की। डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है, 2F में हम बता रहे हैं डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप में क्या होता है, एक हाउस होल्ड होता है। देखिए मैंने सबका शॉर्टकट लिख करके रख लिया जिससे कि हमको बताने में भी आसानी हो और आपको समझने में भी आसानी हो। या तो बेयर एक्ट अभी मैं भी आपके सामने पढ़ने लगूंगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, आप भी 2 मिनट में बोर होकर चले जाएंगे। और इस तरह से मैं बता रहा हूं तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आता होगा। अगर नहीं समझ में आता होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नहीं बेयर एक्ट पूरा पढ़ के हमको बताइए, तो मैं जो अगला माइनर एक्ट लेके आऊँगा या कोई भी लॉ लेके आऊँगा तो मैं बेयर एक्ट पढ़ के ही आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ पे 2F में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक हाउस होल्ड होगा। हाउस होल्ड में क्या होगा, या तो लोग रह रहे थे या तो रहते हैं, लिव हैड लिव या लिविंग, या तो उसमें रहते हैं या तो रह रहे थे। वो भी किस तरह से रह रहे थे, या तो ब्लड रिलेशन के कारण रह रहे थे, मीन्स कि भाई बहन माता पिता सब कोई रह रहा था, या तो मैरिज के कारण वहाँ पे रह रहे थे, जैसे किसी लड़की का शादी होकर के वहाँ पे आया था, या तो एडॉप्टिव, या तो किसी लड़की को या किसी लड़के को एडॉप्ट करके वहाँ पे लाया गया था। जो एक परिवार में एक साथ रह रहे हैं उसी को हम लोग यहाँ पे 2F में डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहते हैं। डोमेस्टिक रिलेशनशिप का हम अपने घर से ले लेते हैं। हम अपने घर में रहते हैं, हमारी अगर शादी हो जाती है तो हमारी पत्नी रहेगी हमारे घर में, हमारी भाई, हमारा बहन, हमारी भाई की वाइफ, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो बस इतना ही 2F में बताया गया। फिर उसके बाद से 2G में आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताया गया कि जो कि अभी सेक्शन नंबर हम लोग 3 में देखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। फिर डॉयरी के बारे में बताया गया कि दहेज क्या होता है, डॉयरी क्या होता है। तो डॉयरी का मतलब होता है जो कि कोई चीज़ डावर में मांगना, दहेज में मांगना। दहेज में क्या क्या मांगा जा सकता है, कैश मांगा जा सकता है, कोई क्रेडिट मांगी जा सकती है। तो इन सभी चीज़ को क्या कहा जाता है, ये डावर के डेफिनेशन में आता है कि डावरी में क्या मांगा जाए, या तो दहेज मांगा जाता है, या तो गाड़ी मांगा जाता है, बंगला मांगा जाता है, घर मांगा जाता है, और क्या मांगा जा सकता है, बस दहेज में यही होता है। अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट की बात आती है। 2I में हम लोग जब देखते हैं तो मजिस्ट्रेट की बात आती है। यहाँ पे किस मजिस्ट्रेट की बात की जाती है, यहाँ पे आपसे बस 2I में आपसे पूछेगा, 2I है ना, हाँ 2I में आपसे यही पूछेगा कि 2I में क्या आ रहा है, तो आप सिंपली बताएंगे मजिस्ट्रेट आ रहा है। तो मजिस्ट्रेट नहीं आ रहा है, कौन सा मजिस्ट्रेट आ रहा है, यहाँ पे JMFC आ रहा है, मीन्स कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट आ रहा है। और वो यहाँ पे किस प्रकार से काम कर रहा है, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 हमारा काम करता है उसी तरह से ये यहाँ पे वर्क करेगा। मजिस्ट्रेट के डेफिनेशन में ये आ रहा है। फिर अब मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या होता है। अब मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या होता है, कौन देता है, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ वो होता है जिसमें कि नोटिफाइड किया जाता है, किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये नोटिफाइड किया जा रहा है कि अगर किसी भी महिला को अगर चोट लग जाती है घरेलू हिंसा में, या उसको मार दिया जाता है, तो सबसे पहले उसको क्या दिया जाएगा, पहले उसको मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा। और वो मेडिकल फैसिलिटी कौन देगा, वो मेडिकल फैसिलिटी स्टेट का काम है, स्टेट उसको प्रोवाइड कराएगा। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग देखते हैं एक केस आता है पंडित परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें बताया गया है कि अगर कोई भी मामला हो, सिविल मामला हो या क्रिमिनल मामला, अगर कोई घायल व्यक्ति किसी को चोट लगाए तो सबसे पहले उसको क्या दिया जाएगा, उसको फर्स्ट एड दिया जाएगा। उसको फर्स्ट एड के बिना उसको नहीं छोड़ा जाएगा, भले मामला जो भी बनता हो, लेकिन उसको पहले फर्स्ट एड दिया जाएगा। वही मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात यहाँ पे की जा रही है। अब 2K में मैट्रिमोनी रिलीफ की बात की जाती है कि मैट्रिमोनी रिलीफ क्या होता है। तो जब हम लोग मैट्रिमोनी रिलीफ की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि कोई लड़की है, कोई अगर हम लोग यहाँ पे मैरिज लड़की का बात ले रहे हैं, चाहे किसी भाई के बहन की बात ले रहे हैं या किसी पिता की बेटी की बात ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैट्रिमोनी रिलीफ क्या होगा। एक लड़की है,
जिसको कि बहुत मारा गया है, बहुत पीटा गया, वो घर छोड़ करके आ गई है। घर छोड़ करके आ गई तो जाहिर सी बात है किसी हॉस्टल में रहेगी, किसी कहीं रूम लेकर रहेगी, कहीं खाना बनाएगी, खाएगी, पिएगी, रहेगी, बीमार भी होगी तो वो दवा भी कराएगी। तो जब वो एप्लीकेशन देगी किसके लिए, जब वो DIR पेश करेगी, मीन्स कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जब अपना पेश करेगी वो सर्विस प्रोवाइडर के पास, तो वो क्या करेगी, वो सारी बातें बताएगी कि साहब जब मैं घर छोड़ करके चली आई थी तो मैं क्या कर रही थी, मैं अकेले हाउस को रूम पर रेंट को लेकर के मैं रह रही थी, मतलब कि घर एक किराए पर लेकर रह रही थी, मेरा मेडिकल क्लेम है, मैं दवा करा रही थी, हमको घर वाले मारे थे तो हमको चोट लगी थी तो उसका मैं दवा करा रही थी, मैं खा रही थी तो उसका भी मुझे पैसा चाहिए, मैं लॉजिंग कर रही थी, मैं घर में रह रही थी जिस घर में उसका किराया चाहिए था, तो वही मैट्रिमोनी रिलीफ होता है, मॉनेटरी रिलीफ, मैट्रिमोनी रिलीफ नहीं, मॉनेटरी रिलीफ होता है। तो जो भी उस लड़की के अकेले रहने में जो भी खर्चा हुआ है उसको मॉनेटरी रिलीफ कहा जाता है और वो मॉनेटरी रिलीफ यहाँ पे क्लेम किया जाता है। जो 2K में ये बातें बताई जा रही हैं। अब 2L में क्या बात बताई जा रही है, ये नोटिफिकेशंस के बारे में बताई जा रही है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये प्रिस्क्राइब 2M हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी हम सेक्शन नंबर 8 में हम प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में पढ़ेंगे। 2O के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्रोटेक्शन ऑर्डर के बारे में बताया जा रहा है, जो कि सेक्शन नंबर 18 में अभी हम पढ़ने वाले हैं। 2P में क्या बताया जा रहा है, रेसिडेंस ऑर्डर के बारे में बताया जा रहा है कि रेसिडेंस ऑर्डर क्या होता है, इसको अभी सेक्शन नंबर 19 में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, ये बड़ा मीन्स की लॉ है, 37 सेक्शन है, थोड़ा सा इसमें मैं टाइम ले रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं आगे आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, तो अभी सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे रिस्पोंडेंट की बात आती है। रिस्पोंडेंट कौन हो सकता है, रिस्पोंडेंट किसको कहा जा सकता है, तो रिस्पोंडेंट कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन रिस्पोंडेंट हो सकता है। ये नहीं हो सकता है कि रिस्पोंडेंट सिर्फ यही होंगे। जब रिस्पोंडेंट की बात आती है तो इसमें एनी पर्सन में कौन कौन आ सकता है, कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकता है, कोई हस्बैंड हो सकता है, कोई वाइफ हो सकता है और कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। इसमें जो रिस्पोंडेंट की बात आती है इसमें कोई भी इंक्लूड है, ये नहीं है कि सिर्फ यही। जैसे कोई फादर है, कोई डॉटर पे डोमेस्टिक वायलेंस कॉज कर रहा है तो उसकी डॉटर क्या हो सकती है, वो रिस्पोंडेंट वहाँ पे रिस्पोंडेंट की तरफ से मीन्स की पिटिशनर की तरफ से काम कर सकती है, उसका फादर क्या हो जाएगा वहाँ पे रिस्पोंडेंट की तरह से काम करेगा। तो जितना डेफिनेशन क्लॉज था सारे डेफिनेशन क्लॉज को मैंने एज इट इज़ यहाँ पे बता दिया। अब देखिए ये हिंदी का बेयर एक्ट है, आप चाहेंगे तो इसको आप पढ़ सकते हैं, या सबसे आसान तरीका है आप कोई भी काम ना करिए, आप सबसे पहले आप जाइए और गूगल से आप सारा बेयर एक्ट डाउनलोड कर लीजिए। आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में डाउनलोड कर लीजिए, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में डाउनलोड कर लीजिए, या तो आप शॉप से खरीद लीजिए। बिना बेयर एक्ट के दोस्तों लॉ नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि बिना बेयर एक्ट के आपको समझ में नहीं आएगा। जब बेयर एक्ट आपके पास रहेगा, हार्ड कॉपी में वो भी रहेगा, तब आप वहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ ज़रूरत लगी वो चीज़ मैंने लिख लिया, आप भी लिख करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 2R में क्या दिया है, अब यहाँ पे सब सेक्शन 1 के सब क्लॉज 10 में हम इसको पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे शेयर्ड हाउस होल्ड की बात की जा रही है 2S में। शेयर्ड हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे एक घर होता है उसी घर में सब कोई रहता है, घर किसी के नाम पे हो, जैसे कि हमारे जैसे कि कोई लड़की है उसके ससुर के नाम पे घर है, तो अब ये थोड़े नहीं कहा जाएगा कि नहीं ये मेरे ससुर का घर है तुम मेरे घर से निकल जाओ। घर किसी का भी हो जो उसमें रह रहा है, किसी भी रिलेशन के कारण रह रहा है, जैसे कि वो किसी भी राइट से वहाँ पे रह रहा है, किसी भी टाइटल और इंटरेस्ट से वहाँ पे रह रहा है, किसी भी शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहा है, तो उसको वहाँ का मालिक समझा जाएगा, उसको वहाँ से भगाया नहीं जाएगा। जैसे कि मान लीजिए घर जो है मेरे दादाजी का है, तो क्या मेरे दादाजी का उस पर मेरे पापा का हक है, मेरे पापा के पास मेरा हक है, तो क्या अब ऐसा थोड़े नहीं कहा जाएगा कि नहीं मेरे दादा का हक है तुम लोग घर से भागो। तो उसी को शेयर्ड हाउस होल्ड कहा जा रहा है, उस पर सबका मालिकाना हक होता है, जो भी उस घर में रहता है उसका सबका हक होता है। तो बस यहाँ तक डेफिनेशन क्लॉजेज में यही बताया जा रहा है। और 2T में यहाँ पे शेल्टर होम्स के बारे में बताया जा रहा है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि कौन शेल्टर होम होता है। बस इतना ही था चैप्टर नंबर फर्स्ट में। अब चैप्टर नंबर सेकंड हम यहाँ से देखते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो चीज़ें आपका कमेंट सेक्शन के माध्यम से मैं पूरा कर दूंगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हम इसी वीडियो में अपना टेलीग्राम लिंक ऐड कर देंगे, आप चाहेंगे तो वहाँ से PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 के। यहाँ पे डेफिनेशंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस की बात की जा रही है कि क्या डेफिनेशंस होता है डोमेस्टिक वायलेंस का। तब देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एनी एक्ट ओमिशन और कमीशन। देखिए एक्ट तो है, एक्ट को तो हम लोग मान रहे हैं कि हाँ ये धारा हो गया, ये अधिनियमित हो गया, लेकिन यहाँ पे कमीशन की बात किया जा रहा है। कमीशन में क्या होता है, मीन्स कि एनी स्पेसिफिक ऑफेंस की बात की जा रही है, कोई भी ऑफेंस कमीशन किया जा रहा है। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट किसी के ऊपर कास्ट किया गया तो वही कमीशन की बात किया जा रहा है, कंडक्ट इन रिस्पेक्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ये बताने वाला हूँ। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे यहाँ से आप जैसे
सेक्शन नंबर 3 का ए से, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दीजिए, सेक्शन नंबर 3 के ए से, बी से, सी से और डी से, इसका आप एक एक फर्स्ट लेटर चूज कर लीजिए। जैसे यहाँ से हेल्थ चूज कर लीजिए, हेल्थ का एच यहाँ पर ले लीजिए, फिर यहाँ पे अनलॉफुल डिमांड का यहाँ पे यू ले लीजिए, फिर यहाँ पे थ्रेटनिंग का टी ले लीजिए, फिर जैसे अदरवाइज का यहाँ पे ओ ले लीजिए। तो अब देखिए आपके लिए एक शॉर्टकट बन गया। अब शॉर्टकट में क्या हो गया, मीन्स कि सेक्शन 3 के सब क्लॉज ए में बताया जा रहा है हार्ट के बारे में, हेल्थ के बारे में, कि उसके हेल्थ से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। हेल्थ का खिलवाड़ का मतलब कि उसको फिजिकल इंजरी नहीं देना चाहिए, उसको मेंटल इंजरी नहीं देना चाहिए, उसको कोई फिजिकल एब्यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको कोई सेक्सुअल एब्यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको कोई वर्बल, इमोशनल और इकोनॉमिकल एब्यूज़ नहीं करना चाहिए जिससे कि उसका स्वास्थ्य खराब हो। तो 3 के सब क्लॉज ए में हेल्थ के बारे में बात कर दिया गया है। फिर यहीं पे आप अनलॉफुल डिमांड के बारे में देख लीजिए कि अनलॉफुल डिमांड में क्या कोई मांग सकता है किसी से। दोस्तों मैं इसको शॉर्ट लैंग्वेज में आपको मैं बताने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, नहीं तो अभी आप बेयर एक्ट की रीडिंग पढ़ेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं तो कंफ्यूज होऊंगा ही। तो देखिए इसमें जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अनलॉफुल डिमांड से मतलब क्या होता है, अनलॉफुल क्या डिमांड किया जा सकता है, डॉरी का डिमांड किया जा सकता है, किसी प्रॉपर्टी का डिमांड किया जा सकता है, किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी से किसी महिला से डिमांड किया जाता है। तो यू से आप याद कर लेंगे कि अनलॉफुल डिमांड से लिए यहाँ पे प्रोहिबिशन किया गया है। फिर थ्रेटनिंग की बात की जा रही है। थ्रेटनिंग में क्या आ जा रहा है, जो क्लॉज ए में और क्लॉज बी में हम लोगों ने पढ़ा है, मीन्स को उसको फिजिकल किसी प्रकार का नहीं मारना चाहिए, उसको फिजिकल एब्यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको वर्बल इमोशन नहीं करना चाहिए। और जो बी में हम लोगों ने पढ़ा है किसी प्रकार की उससे मांग नहीं की, वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं मांगी जानी चाहिए। तो ये टी में आ गया। टी में मीन्स कि किसी प्रकार की थ्रेटनिंग नहीं करनी चाहिए। और अदरवाइज में जैसे कॉज हार्म उसको नहीं करना चाहिए, फिजिकल और मेंटल उसको एग्रीव्ड पर्सन को, जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको परेशान नहीं करना चाहिए। तो आपके लिए देखिए एक शॉर्टकट तैयार हो गया, HUTO। तो आपसे कोई भी पूछेगा कि सेक्शन नंबर 3 को आप थोड़ा सा अच्छे से समझा दीजिए, तो आप यही करेंगे कि यहाँ से क्या है, यहाँ पे हेल्थ के बारे में उसके बताया गया है सेक्शन सब क्लॉज ए में, बी में हमको क्या बताया गया है, अनलॉफुल डिमांड के बारे में बताया गया, सी में थ्रेटनिंग के बारे में बताया गया, और डी में हमको क्या बताया गया अदरवाइज। HUTO ये आपका एक क्या हो गया, एक शॉर्टकट तैयार हो गया। आप इसको जो भी नाम देना चाहते हैं वो आप नाम दे करके HUT हट ओ कर सकते हैं, चाहे TUHO कर सकते हैं, जिस तरह से आपको लर्न करना है आप इसको लर्न करिए। बस इतना ही, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ कि आपको जो भी चीज़ें यहाँ से प्रोवाइड कराई जाए वो शॉर्टकट में प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि आपका एग्जाम क्रैक करना है। अभी आपको विद्वान नहीं होना है, अभी आपको प्रीलिम्स के पर्पज से पढ़ना है। जब मेंस का आप में पहुँच जाएंगे तो मैं मेंस के लिए भी आपको तैयारी कराऊंगा कि किस तरह से आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि एक्सप्लेनेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताई जा रही है कि एक्सप्लेनेशन क्या होता है, एक्सप्लेनेशन किसको देना होता है। तो एक्सप्लेनेशन में दिया है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन, इस सेक्शन का जो पर्पज है वो सेक्शन का पर्पज अब क्या कर रहा है, उसी सेक्शन के पर्पज को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अब जो यहाँ पे पर्पज दिया गया है वो दिया गया है बॉडीली पेन, किसी भी महिला को बॉडीली पेन नहीं देना है, किसी को हार्म नहीं देना है, किसी को डेंजर टू लाइफ, उसके लिम्ब को, उसके हेल्थ को, उसके किसी भी बॉडी पार्ट को इस तरह से आपको फिजिकल एब्यूज़ नहीं करना, मीन्स कि इस तरह से नहीं मारना है कि उसका हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, उसका एक हड्डी दूसरे हड्डी से टूट के अलग हो जाए। तो ये सारी चीज़ें नहीं करना है फिजिकल एब्यूज़ में। दोस्तों ये हिंदी का PDF है, आप चाहेंगे तो इसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए सेक्सुअल एब्यूज़ में क्या आ रहा है, सेक्सुअल एब्यूज़ में क्या क्या आता है, उसको किसी भी प्रकार का मीन्स कि सेक्सुअली ताड़ना देना कि नहीं तुम बाज हो, चाहे जो भी हो, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, इस तरह की अवधारणाएं महिलाओं को कहा जाता है, महिलाओं को दिया जाता है, उसको सेक्सुअल एब्यूज़ किया जाता है। फिर उसको वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज़ किया जाता है, वर्बल, उसको मेंटल रूप से टॉर्चर किया जाता है, उसको बार बार बोला जाता है कि तुम हमारे घर के लिए एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तुम मेरे को बच्चा नहीं दे सकती हो, तुम बच्चलन हो, इस प्रकार की, सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, लेकिन मैं क्या करूँ, ये लॉ को समझाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी है। जब तक इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप उससे इमोशनली जुड़ नहीं पाएंगे, जब तक जुड़ नहीं पाएंगे तब तक लॉ से आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। जो भी बातें मैं बता रहा हूँ इस लॉ को देखते हुए वो सब मैं गुड फेथ में बता रहा हूँ, आपके भलाई के लिए बता रहा हूँ, इस एक्ट को समझने के लिए बता रहा हूँ। इसका मेरा कोई किसी को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है। आपने कई बार देखा होगा कि जो सिगरेट होता है, सिगरेट के बट से उन लोगों को जला दिया जाता है। जो सिगरेट होता है, सिगरेट से, बीड़ी से महिलाओं को कहीं कहीं दाग दिया जाता है, कहीं उनको चिमटा जिससे रोटी सेका जाता है, चिमटा से उनको दाग दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इमोशनल एब्यूज़ में उनके लिए आती है। तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए ये हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया है। अगर इस प्रकार का कोई यातना देता है
किसी महिला को, तो ये एक्ट वहाँ पे प्रिवेल किया जाएगा। ठीक दोस्तों, किसी को हर्ट करने का मेरा एम नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, सिर्फ आपको ये एक्ट समझाने के लिए जो भी बात मैंने बता रहा हूँ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, बाकी कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। अगर आपको बुरा लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो पार्ट डिलीट कर दूंगा। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे बी क्लॉज में क्या करा। बी क्लॉज में करा एनी पर्सन इज हुज एग्रीव्ड पर्सन इंटरेस्टेड, कोई जो एग्रीव्ड पर्सन से जो इंटरेस्टेड है उसकी बात कर रहा है। अब फिर यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे नेक्स्ट जो फोर्थ आ रहा है, ये फोर्थ में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। फोर्थ में आपका ए बी सी और एक और नीचे है वो डी है, मीन्स कि इतना डी तक ये आ रहा है, नहीं ये सी तक ही आ रहा है। जो सी तक आ रहा है, अब देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है। इसमें डेप्रीवेशन की बात की जा रही है, इसमें डिस्पोजल की बात की जा रही है, इसमें प्रोहिबिशन की बात की जा रही है। तो मैं कहूँगा डिप्रिवेशन का आप डी यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे डिस्पोजल का भी आप डी ले लीजिए और यहाँ पे प्रोहिबिशन का पी ले लीजिए। तो डी डी पी आपका ये शॉर्टकट एक तैयार हो गया। डिप्रिवेशन का मतलब क्या होता है, रिसोर्स छीन लेना। उस महिला का, जो महिला है, जो बहू आपके घर में बन के आई है, जो आपकी बहू बन के आई है, जो आपके बेटे की मन की वाइफ बन के आई है, उसके रिसोर्सेज को छीन लेना, उसकी संपत्ति को उससे छीन लेना। जैसे वो गहना लेकर आई है तो उसका पूरा गहना उसका छीन लेना, मीन्स कि जो स्त्री धन है उसका, देखिए यहाँ पे वर्ड दिया स्त्री धन, जो उसका स्त्री धन है वो छीन लेना। जो वो ज्वाइंटली, जो वो सेपरेटली इस्तेमाल कर सकती थी, वो सारी चीज़ें उससे क्या करना है, यहाँ पे डिप्राइव्ड कर लेना, उससे छीन लेना। और उसके बाद से डिस्पोजल, उसको छीनने के बाद रखना नहीं, उस स्त्री धन को क्या करना, छीन के लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं। अक्सर गांव में देखने को लिए मिलता है, सुनने के लिए मिलता है कि अरे उसकी सास पूरा उसका, जैसे वो गई है शादी करके, उसकी सास उसका पूरा गहना छीन लिया और छीन के अपने बेटी को दे दिया या फिर कहीं बेच दिया। तो इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया है। और फिर उसके बाद से प्रोहिबिशन की बात की जाती है। अब क्या किया जाता है कि कहीं कहीं इतना डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है कि उसके लिए प्रोहिबिशन लगा दिया जाता है। अब प्रोहिबिशन कहाँ लगा दिया जाता है, बाथरूम में ही प्रोहिबिशन लगा दिया जाता है कि मीन्स कि तुम बाथरूम नहीं इस्तेमाल करोगी, तुम घर का किचन नहीं इस्तेमाल करोगी, तुम खाना नहीं बनाओगी, तुमको कुछ करने नहीं दिया जाएगा। तो अगर इस प्रकार का कोई प्रोहिबिशन कर रहा है तो ये भी वहाँ पे मना किया गया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कि इस प्रकार का भी आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो मीन्स कि ये सारे जो बात बता रहा हूँ मैं, ये सब गुड फेथ में मैं आपको बता रहा हूँ। ये डोमेस्टिक वायलेंस इस प्रकार का होता है, इसीलिए लॉ में सारी बातें लिखा है। जब आपका इंटरप्रिटेशन आप करेंगे तो आपको सारी बातें आपको यहाँ पे समझ में आने वाली कि हाँ, जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है कितने ब्रॉड माइंड से इसको सोचा जा रहा है और किस तरह से इसको बनाया जा रहा है। तो इसमें मैं कहीं अपने से कुछ नहीं कह रहा। देखिए यहाँ पे प्रोहिबिशन की बात है, प्रोहिबिशन ऑन रिस्ट्रिक्शन टू कंटिन्यू एक्सेस टू रिसोर्सेज ऑफ फैसिलिटीज। रिसोर्सेज ऑफ फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है, उसको किचन में नहीं घुसने दिया जाएगा, उसको बाथरूम में नहीं जाने दिया जाएगा, उसको नहाने नहीं दिया जाएगा, उससे साबुन छीन लिया जाएगा, उससे खाना बनाने जा रही है उसको हल्दी तेल मसाला नमक चावल दिया ही नहीं जाएगा। तो भाई यही तो रिसोर्सेज है। अगर ये सारी चीज़ें छीन लेंगे तो वो कहाँ क्या करेगी, कैसे बनाएगी। यही तो वही तो यहाँ पे प्रोहिबिशन यहाँ पे आप लोग लगा रहे हैं। तो वही प्रोहिबिशन की बात यहाँ पे कर रहा है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। जब चैप्टर नंबर 3 में हम लोग आते हैं तो पावर एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एक्सेट्रा की बात करती है कि पावर क्या होता है सर्विस प्रोवाइडर का, इन सभी चीज़ों के बारे में बता रही है। यहाँ से थोड़ा सा दोस्तों मैं तेज चलूँगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता था, तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको टाइम दिया हूँ, आपको समझने का समझाने का पूरा कोशिश किया। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से कम पूछे जाते हैं। इन्फॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ इन्फॉर्मेंट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं बताया जा रहा है कि कोई भी स्ट्रेंजर आदमी आकर के क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इन्फॉर्मेशन किस प्रकार में देगा, वो DIR कर सकता है। DIR का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट यहाँ पे दर्ज करा सकता है। जैसे क्रिमिनल मामले में हम लोग क्या कर सकते हैं, FIR दर्ज कराते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे, यहाँ पे हम लोग DR कराएंगे। तो सेक्शन नंबर 4 में DIR की बात की जाती है। अब ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट, अगर कोई व्यक्ति DIR कंप्लेंट करवा रहा है कि यहाँ पे इस प्रकार का हो रहा है तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, अ पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट हैज़ रिसीव अ कंप्लेंट, जैसे उनको एक कंप्लेंट रिसीव होगा डोमेस्टिक वायलेशन ऑफ इस अदर प्रेजेंट इंसिडेंट, जो इंसिडेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेशन, वेदर द इंसिडेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जहाँ पे मीन्स कि जैसे ही उनको ये रिपोर्ट मिलता है तो वहाँ पे कौन कौन था, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उसके बाद से पुलिस ऑफिसर थे, प्रोटेक्शन ऑफिसर थे, सर्विस प्रोवाइडर थे। ये लोग क्या करेंगे, उस जगह पे जाएंगे और उस जगह पे जांच करेंगे कि हाँ क्या ये घटना जो DIR लिखवाई गई है क्या सही लिखवाई गई है। अगर इस प्रकार की है तो उस महिला को वो लोग क्या देंगे, वो लोग महिला को सेक्शन यहाँ पे सब क्लॉज D में वो लोग प्रोवाइड कराएंगे फ्री लीगल एड की बात की जाती है, फ्री लीगल एड उसको प्रोवाइड कराएंगे। ऑफ अ राइट ऑफ फाइल कंप्लेंट अंडर 498A द इंडियन पिनल कोड, अगर वहाँ पे भी नहीं होता है
वहाँ पे भी दिक्कत होती है तो 498A में क्या किया जाएगा, यहाँ पे उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई जाएगी। और यहाँ पे क्या है, कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, और यहाँ पे कमीशन होगा क्या, कौन सा ऑफेंस, यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस कमीशन होगा। अगर पता चल जाता है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, अगर उनको लग जाता है कि नहीं इस प्रकार का किया जा रहा है तो उस महिला को फ्री लीगल एड दिलाने की बात की जा रही है। और उसके बाद से 498A में अगर पॉसिबल हो जाएगा तो उनके ऊपर केस दर्ज कराया जाएगा और क्या किया जाएगा, कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, और उसको कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की तरह से ट्रीट किया जाएगा। यही सेक्शन 4 में बताया जा रहा था। अब सेक्शन नंबर हम 6 में बात करते हैं। सेक्शन नंबर 6 की यहाँ पे जो बात कर रहा है, यहाँ पे ड्यूटीज ऑफ शेल्टर्स होम्स की बात की जा रही है कि क्या क्या ड्यूटी होती है शेल्टर होम्स की। कहीं भी शेल्टर होम होता है, हर जगह पे शेल्टर होम होता है, जुवेनाइल जस्टिस होम होता है, फिर उसके बाद से तमाम तरह का गृह होता है। तो उसकी ड्यूटी क्या होती है, अगर कोई महिला वहाँ पे आ जाती है किसी भी शेल्टर होम में, तो वो उसको किस प्रकार से शेल्टर होम में रखा जाएगा, उसको क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये सब शेल्टर होम के बारे में बात की जा रही है सेक्शन नंबर 6 में। आपको वैसे ही नॉर्मली लर्न करके रखना है ड्यूटी ऑफ शेल्टर होम्स के बारे में सेक्शन नंबर 6 में। सेक्शन 7 में दे रहा है ड्यूटीज ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, कि क्या ड्यूटी होती है मेडिकल फैसिलिटीज़ की। अगर कोई महिला अगर आ गई है शेल्टर होम में, अगर वो बीमार पड़ गई तो किस प्रकार का उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने का काम है वो राज्य सरकार देखेगी, कि वो गाइडलाइन देगी। वहाँ पे एक अधिकारी नियुक्त की रहेगी, एक वार्डन नियुक्त की रहेगी। वही लोग देखेंगे कि वो उन लोगों की ड्यूटी होती है कि किस प्रकार से इनका केयर एंड प्रोटेक्शन वहाँ पे किया जाए। फिर सेक्शन नंबर 8 में अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की बात की जा रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करेगा, सेक्शन 8 में गवर्नमेंट होगा, वो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर वहाँ पे अपॉइंट कर देगा। फिर देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए आ जाता है सेक्शन नंबर 9, जिसमें ड्यूटी एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर की बात की जा रही है कि क्या ड्यूटी होती है और क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो क्या प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं। यहाँ प्राइवेट कंपनी का होगा ये जो ड्यूटी और फंक्शन, जो फंक्शंस की बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर का, ये प्राइवेट में भी होगा। जैसे कि प्राइवेट में भी कहीं पे कोई काम करता है तो उसके लिए भी होगा। टू असिस्टेंट मजिस्ट्रेट, यहाँ पे क्या किया जाएगा, असिस्टेंट किया जाएगा मजिस्ट्रेट को। फिर यहाँ पे देखिए सबके लिए मैंने शॉर्टकट लिखा है। जैसे यहाँ पे असिस्टेंट द मैनेजमेंट, तो यहाँ पे असिस्टेंट का ए ले लिया। जैसे डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट की बात आ रही है तो यहाँ पे डी आपने ले लिया, AD। उसके बाद से यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपने एप्लीकेशन ऑफ सच इन्फॉर्मेशन, अभी इसको समझा रहे हैं, यहाँ पे ए आपने ले लिया। फिर यहाँ पे लीगल सर्विस अथॉरिटी उसको प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे यल ले लिया। यहाँ पे लिस्ट की बात की जा रही है तो यहाँ पे आपने लिस्ट का यल ले लिया। यहाँ पे सेफ शेल्टर होम की बात की जाती है, यहाँ पे यस आपने ले लिया। यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की जा रही है तो यहाँ पे आपने यम ले लिया। तो और यहाँ पे भी मॉनेटरी रिलीफ की बात की जा रही है तो यहाँ पे आपने यम ले लिया। और यहाँ पे सच अदर ऑफेंसेस की बात की जा रही है, अदर ड्यूटीज़ के बारे तो यहाँ का आपने यस ले लिया। अब इसको देखिए, अब आपके दिमाग में अच्छे से ये समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो ड्यूटी होता है, क्या प्रोटेक्शन ऑफिसर का कर्तव्य होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में वो असिस्ट करेंगे मजिस्ट्रेट को। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होंगे वो असिस्ट करेंगे किसको, मजिस्ट्रेट को करेंगे। फिर उसके बाद से कब असिस्ट करेंगे, जब कोई डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट उनके पास आएगा तो उस डोमेस्टिक इंसिडेंट को के लिए अगर आगे उस मामले को बढ़ाना है तो वो उसके लिए मजिस्ट्रेट को असिस्ट करेंगे। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, एप्लीकेशन इन सच केसेस, जो एप्लीकेशन होगा उस एप्लीकेशन को देखा जाएगा। फिर अगर लगता है कि नहीं उसको लीगल सर्विस एड प्रोवाइड कराना है तो उसको लीगल सर्विस एड, जो कि 39A में बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो लीगल सर्विस एड प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर उसके बाद से उनके लिए लिस्ट बनाई जाएगी। और लिस्ट कौन देखेगा, जुरिस्डिक्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, जो उस जुरिस्डिक्शन का मैजिस्ट्रेट होगा वो लिस्ट को देखेगा। उसके बाद से यहाँ पे यस में जो आपको बात बता रही है, सेफ शेल्टर होम, शेल्टर होम पता चलता है कि शेल्टर होम में तो रखवा दिया लेकिन वो शेल्टर होम जो है वो सेफ़ नहीं है, तो यहाँ पे सेफ शेल्टर होम की बात की जा रही है। फिर यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की जा रही है कि क्या जो महिला आ रही है शेल्टर होम में, क्या पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करा लीजिए, क्या वो पहले से किसी बीमारी से तो ग्रसित नहीं है, क्या उसको एड्स तो नहीं है, क्या उसको किसी भी प्रकार का कोई ऐसा वेनरल डिजीजेस नहीं है जिससे कि यहाँ पे जितनी भी महिलाएँ रह रही हैं शेल्टर होम में उनको दिक्कत हो जाए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे करा लेती है। फिर उसके बाद से मॉनेटरी रिलीफ की बात की जा रही है, जो कि सेक्शन नंबर 20 में भी हम लोग चढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। और यहाँ पे यह सच टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ के बारे में प्रिस्क्राइब्ड किया गया। तो सेक्शन नंबर 9 हमारा इतनी ही बात कर रहा है, आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद से सेक्शन 10 में सर्विस प्रोवाइडर्स की बात कर रहा है कि सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, किस प्रकार का सर्विस प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो इसमें हमारा एक जो केस इंपॉर्टेंट हो जाएगा, केस नहीं, चलिए वो चीज़ नहीं है, ठीक। ये जो था सेक्शन नंबर 10 तक इंपॉर्टेंट। अब सेक्शन नंबर 11 में देखिए ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी बनती है, अब द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट सेल टेक मेजर टू इंश्योर दैट, वो मेजर लेता है क्या करने के लिए, इंश्योर करता है वाइडली पब्लिसिटी कराए, किसका, इस एक्ट का वाइडली पब्लिसिटी कराया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस एक्ट के बारे में पता चल सके। जैसे कि मान लीजिए अभी
498A में और क्रूएल्टी और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मैंने आपको अंतर समझाया। इसी तरह अगर हम लोग कानून के जानकार हैं, अगर हम लोगों को इन बारीकियों को समझना पड़ रहा है, तो जो सामान्य लोगों उनके बारे में उनको क्या पता है कि 498A क्या होता है और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक क्या होता है, वो किसके ऊपर लागू होता है, वो किसके ऊपर लागू होता है। तो इसका टेलीविजन से, रेडियो से, जिस प्रकार से, प्रिंट मीडिया से जैसे भी हो सकता है, अब ड्यूटीज बताया गया गवर्नमेंट को कि ड्यूटी किस तरह से ये इसका प्रचार प्रसार करवाएंगे। उसके बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के ऑफिसर इसमें क्या करेंगे, पीरियोडिकली सैनिटाइजेशन करेंगे, मीन्स कि इसको हैंडल करेंगे, बार बार इसको जांच करेंगे इफेक्टिव तरीके से। ये जो बना है शेल्टर होम, चाहे जो भी इसमें ऑफिसर्स लगे हैं वो काम सही से कर रहे हैं कि नहीं। फिर कोऑर्डिनेशन रिव्यू यहाँ पे कराया जाएगा, मीन्स कि समय समय पे सारी चीज़ों को देखा जाएगा, क्या लॉ में बदलाव करना है, क्या इन लोगों के लिए सारी सुविधाएं जो है अच्छे तरीके से चल नहीं रही हैं कि चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, इन सभी चीज़ों को देखना स्टेट गवर्नमेंट का ये कर्तव्य होता है। फिर प्रोटोकॉल्स करना गवर्नमेंट के द्वारा, और इसका प्रोटोकॉल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। फिर उसके बाद से आप चैप्टर नंबर 4 पे आ जाते हैं। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। चैप्टर 4 में बात करते हैं एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट। एप्लीकेशन दे दिया जाता है मजिस्ट्रेट को। अब जैसे ही आप एप्लीकेशन देंगे मजिस्ट्रेट को, 2 दिन का नोटिस, 3 दिन में पेशी और 60 दिन में फैसला। आपको बस इतना ही याद करके रखना है सेक्शन नंबर 12 के लिए कि आप 2 दिन का नोटिस, मीन्स 2 दिन के अंदर आप नोटिस दे देंगे, 3 दिन में आपकी पेशी हो जाएगी और 60 दिन में आपका फैसला ये करा दिया जाएगा। तो इस प्रकार का आप शॉर्ट ट्रिक्स से आप याद रखेंगे। सेक्शन नंबर 12 जैसे ही आएगा, 2 दिन की नोटिस, 3 दिन की पेशी, 60 दिन में फैसला आपका। बस इतना ही चीज़ों के बारे में पूरे सेक्शन नंबर 12 में बताया गया। एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट, जब हम एप्लीकेशन देते हैं मजिस्ट्रेट को, 2 दिन के अंदर हमारे नोटिस का सुनवाई हो जाएगा, 3 दिन में पेशी हो जाएगी और 60 दिन में फैसला करके हमको घर पे भेज दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 12 उतना ही कह रहा था। अब आप लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं। अब देखिए सर्विस ऑफ नोटिस, जैसे ही हम लोग 2 दिन की नोटिस हम लोगों ने पढ़ा है, तो सर्विस ऑफ नोटिस, तो सर्विस ऑफ नोटिस मैक्सिमम कितने दिन में, 2 दिन में उसको देख लेना है। जो सर्विस दिया जाएगा नोटिस का, वो 2 दिन में सर्विस यहाँ पे नोटिस को देख लेना है। प्रोटेक्शन ऑफिसर नोटिस सर्विस करेंगे, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होंगे वही नोटिस को सर्विस करेंगे। फिर यहाँ पे काउंसलिंग की बात की जा रही है कि जैसे ही सारी चीज़ें हो जाएंगी, वहाँ पे काउंसलिंग कराया जाएगा। काउंसलिंग का मतलब कि जैसे कॉलेजों में काउंसलिंग कराया जाता है, वो काउंसलिंग नहीं, यहाँ पे दोनों पार्टीज़ को बैठा करके समझाया जाएगा। दोनों पार्टीज़ के बीच में जो गलतफहमियाँ रहेगी, उस गलतफहमियों को खत्म करने की कोशिश की जाती है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको एडीआर में मैकेनिज्म बता देता हूं। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक्ट जो 1996 का कानून है, उसमें बताया जाता है दोनों पार्टीज को बैठाया जाता है, दोनों पार्टीज के बीच में क्या किया जाता है, रिकंसिलिएशन कराया जाता है। तो इसी से यहाँ पे एक शब्द बना है जिसमें काउंसलिंग, इन दोनों पार्टीज को बैठा करके काउंसलिंग कराया जाता है। काउंसलिंग इसलिए कराया जाता है क्योंकि आपसी मामला होता है, घरेलू मामला होता है। अगर मामला आपसी बातचीत से, अगर घरेलू हिंसा का जो मामला है वो आसानी से सुलझ सकता है, तो उसको सॉल्व कराने का कोशिश किया जाता है। अगर वो भी नहीं होता था तो 2 मंथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है कि 2 मंथ का पीरियड यहाँ पे दिया गया है। मैं कोई बात फर्जी नहीं करूँगा, जो भी बात करूँगा वो मैं आपको बेयर एक्ट में यहाँ पे दिखा दूँगा। देखिए यहाँ पे 2 मंथ की पीरियड के बारे में बताया जाता है। वहाँ पे मैंने बताया था ना, 2 दिन का नोटिस, 3 दिन में पेशी और क्या कहते हैं 60 दिन में फैसला। 60 दिन का मीन्स की 2 महीना में फैसला आपका हो जाएगा। 14 तक ये बात बताएगी। फिर उसके बाद से सेक्शन नंबर 15 में असिस्टेंट ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट्स की यहाँ पे सहायता ली जाएगी। सेक्शन नंबर 16 में प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन कैमरा, अगर कोई पार्टी चाहती है कि नहीं मैं कोई भी काम कराना चाहता हूँ, मैं कोई भी सुनवाई कराना चाहता हूँ, मैं अपने मामले को कैमरा प्रोसीडिंग में कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कैमरा प्रोसीडिंग में होगा। सेक्शन 16 में कैमरा प्रोसीडिंग्स की बात की जा रही है। फिर सेक्शन नंबर 17 में देखते हैं राइट टू रिसाइड्स इन अ शेयर हाउस होल्डर। यहाँ पे राइट्स होता है, कोई भी महिला का, कोई भी लड़की का क्या होता है, राइट्स होता है कि वो शेयर हाउस होल्डर में रह सके। अभी मैंने शेयर हाउस होल्डर के बारे में उनको डेफिनेशन क्लॉजेज में बताया था कि शेयर हाउस होल्डर क्या होता है, जहाँ पे पूरा परिवार का लोग रह सकते हैं। दादाजी के नाम पे ज़मीन है तो उसमें बहू भी रह रही है, बेटी भी रह रही है, माँ भी रह रहे हैं, बाप भी रह रहे हैं, तो इन सभी को शेयर हाउस होल्डर के नाम से जाना जाता है। फिर अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 18 की। देखिए ये थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन नंबर 18 यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात की जा रही है। अब प्रोटेक्शन ऑर्डर में क्या क्या आ जाता है, जैसे यहाँ पे सेक्शन नंबर 18 का यहाँ पे ए ले लीजिए, ए का सी ले लीजिए, तो जैसे ये सी हो गया। फिर यहाँ पे एडिंग का ए ले लीजिए, फिर यहाँ पे इंटरिंग का ई ले लीजिए, फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन का सी ले लीजिए, फिर यहाँ पे ए ले लीजिए एलिनिएशन का। तो ये सभी चीज़ों का आप वर्ड का अगर एक एक वर्ड आप लेते जाएंगे तो आपका एक शॉर्टकट तैयार हो जाएगा। सी, जैसे देखिए CAECAR, और यहाँ पे जी, यहाँ पे भी सी ले लीजिए, नहीं, यहाँ पे भी सी ले लीजिए, जी में भी। तो आप जैसे ही इस सभी चीज़ों को ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या होता है, किस प्रकार से किसी महिला को प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जाता है, उसकी बात को प्राइमा फेसी किस तरह से सुनना चाहिए,
क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं, उसको एड दिया जाना चाहिए किसी प्रकार की। अगर उस महिला को जो प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जाता है उसमें क्या क्या बातें लिखी जाती हैं, वो सेक्शन नंबर 18 में दिया जाता है। बस आपसे क्वेश्चन नंबर 18 में यही पूछेगा कि प्रोटेक्शन ऑर्डर के बारे में किसमें दिया है, तो सेक्शन नंबर 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर के बारे में दिया जाएगा। ये जितने भी क्लॉज हैं आपसे नहीं पूछे जाएंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के, क्योंकि हम लोग जीएस के पार्ट में डाला गया और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा नहीं, वो डेप्थ में नहीं पूछे जा सकते हैं। सेक्शन नंबर 19 में रेसिडेंस ऑर्डर की बात की जा रही है कि कहाँ पे वो रह सकती है। मैंने डेफिनेशन क्लॉजेज में आपको बताया था ना कि रेसिडेंस ऑर्डर वो कह सकती है कि साहब हमको घर से भगा दीजिएगा, मैंने रेंट पे लेकर के कमरा रहा, मैं रेंट पे लेकर कमरा रह रही थी, तो वहाँ पे मैं खाना भी बना रही थी, मेरे को मेडिकल फैसिलिटी भी चाहिए, तो वो रेसिडेंशियल ऑर्डर के लिए यहाँ पे बात बताई जा रही है सेक्शन नंबर 19 में। फिर बात करते हैं सेक्शन नंबर 19 के बाद सेक्शन नंबर 20 पे आ जाते हैं। यहाँ पे मॉनेटरी रिलीफ की बात की जा रही है। तो यहाँ पे मॉनेटरी रिलीफ वो महिला क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है कि साहब हमको मॉनेटरी रिलीफ भी हमको चाहिए, क्योंकि मेरा इतना खर्चा हो गया। वो खर्चा का कंपनसेशन कौन देगा? अगर मेरे को घर से भगा दिया गया, मैं उसी शेयर हाउस होल्ड में अगर रहती तो वो कितना खर्चा नहीं होता। हमको मारा गया, हमको पीटा गया, तो उसका मॉनेटरी रिलीफ कौन देगा? तो उसका जो भी गार्जियन जिनके खिलाफ वो केस फाइल की रहेगी उनसे ये मॉनेटरी रिलीफ मांगा जाएगा। द लॉसेस ऑफ अर्निंग्स यहाँ पे हो रहा है, द मेडिकल एक्सपेंसेस हो रहा है, फिर जो भी चीज़ें हो रही हैं जो मैंने डेफिनेशन क्लॉजेज में आपको बता दिया है, वही मॉनेटरी रिलीफ की बात यहाँ पे सेक्शन नंबर 20 में कर रही है। फिर उसके बाद से यहाँ पे आपका जो इंपॉर्टेंट है वो सेक्शन नंबर 21 है। यहाँ पे कस्टडी ऑर्डर की बात की जा रही है कि कस्टडी ऑर्डर किस तरह से प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी महिला के रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है तो उसको कस्टडी में रखा जाएगा, तो उसको कस्टडी ऑर्डर किस तरह से प्रोवाइड कराया जाएगा उसी की बात की जा रही है। दोस्तों मैं चाहूँ तो ये पूरा एक्ट मैं आपको लाइन वाइज समझा सकता हूँ, लेकिन आपके लिए वो रेलिवेंट नहीं है, आपका टाइम ही बर्बाद होगा और टाइम मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ एक जुडिशियल एस्पिरेंट का जिसका 12 फरवरी 2023 को एग्जामिनेशन है, वो कितना इस समय उसके ऊपर सब्जेक्ट का और प्रेशर है। तो मैं इसमें चाहता हूं कि जो चीज़ें मैं डिटेल में बताना था वो मैंने शुरू में आपको डिटेल में बता दिया। अभी जो चीज़ डिटेल में बताना होगा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन जहां पे आपका वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा वो वन लाइनर ही क्वेश्चन मैं बता देने वाला हूं। सेक्शन नंबर 21 में कस्टडी ऑर्डर की बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 22 में कंपनसेशन ऑर्डर की बात की जा रही है। तो अब कस्टडी ऑर्डर वर्ड से ही आप समझ सकते हैं कि हाँ किसी महिला की कस्टडी की बात की जा रही है। क्या उसके पास अगर कोई बच्चा है तो उसके बच्चे की कस्टडी की बात की जा रही है। अगर कंपनसेशन ऑर्डर की बात की जा रही है तो किसी भी प्रकार का अगर उसने पास्ट में अकेले रहने के पे खर्चा किया है, चाहे जो भी उसका खर्चा हुआ तो उसका कंपनसेशन ऑर्डर देना पड़ेगा ही। उसके बाद से सेक्शन नंबर 23 में पावर टू ग्रांट इंटरिम एंड एक्स पार्टे ऑर्डर, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए एक्स पार्टे ऑर्डर की बात की जा रही है। अगर वहाँ पे कोई भी चीज़ होती है, वहाँ पे किसी को बुलाया जाता है जब काउंसलिंग कराने के लिए, अगर काउंसलिंग कराने में भी कोई नहीं आता तो यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा एक्स पार्टे ऑर्डर दे दिया जाता है। हम लोग एक्स पार्टे ऑर्डर सीपीसी में भी पढ़ते हैं कि उनको समन किया गया, एक बार किया गया, 2 बार किया गया, 3 बार किया गया, अगर नहीं आ रहे हैं तो क्या किया जाएगा, सारे प्रोविजंस को देखा जाएगा और नहीं आ रहा है तो एक्स पार्टे डिक्री दे दिया जाता है। तो वही एक्स पार्टे की बात यहाँ पे सेक्शन नंबर 23 में की जा रही है। सेक्शन नंबर 24 में कोर्ट टू गिव कॉपीज ऑर्डर ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई जाहिर सी बात है जब ऑर्डर पास कर दिया जाता है तो ऑर्डर के क्या दिया जाता है, ऑर्डर शीट दिया जाता है, उस ऑर्डर का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जैसे कि हम लोग FIR जब हम लोग लॉन्च कराने जाते हैं तो वहाँ पर FIR लॉन्च हो जाता है और FIR लॉन्च होने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर हमको फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉपी हमको प्रोवाइड कराई जाती है, उसका हमसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। फिर उसके बाद से सेक्शन नंबर 25 में जाते हैं, ड्यूरेशन एंड अल्टरेशन ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर में भी क्या हो सकता है, अल्टरेशन किसी प्रकार का किया जा सकता है, वो हम नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, वो मजिस्ट्रेट करेगा जो भी होगा। सेक्शन नंबर 26 में रिलीफ इन अदर सूट्स इन लीगल प्रोसीडिंग। अब रिलीफ कहाँ मिल सकता है, सेक्शन नंबर 18, 19, 20 और 21 में आपको देखना पड़ेगा। अब सेक्शन जो ये सब हम लोग सेक्शन शुरू में पढ़ चुके हैं कि जिसमें मॉनेटरी रिलीफ की बात की जा रही थी और ऑर्डर की बात की जा रही थी, इन सभी रिलीफ्स के बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। तो दोस्तों 1 मिनट का आप हमको टाइम दीजिए। सेक्शन नंबर 18 में जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात की जा रही थी, सेक्शन नंबर 19 में रेसिडेंस ऑर्डर की बात की जा रही थी, फिर उसके बाद से सेक्शन नंबर 20 में मॉनेटरी रिलीफ की बात की जा रही थी, सेक्शन नंबर 21 में कस्टडी ऑर्डर, सेक्शन नंबर 22 में कंपनसेशन ऑर्डर। इन सभी ऑर्डर्स के बारे में यहाँ पे क्या किया जा रहा था, बात किया जा रहा था, वही ऑर्डर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। रिलीफ फॉर सूट फॉर लीगल प्रोसीडिंग की, लीगल प्रोसीडिंग में क्या क्या जो भी खर्चे हुए हैं वो खर्चे यहाँ पे उनसे लिया जाएगा, लीगल प्रोसीडिंग में जो भी हुआ। उसके बाद से जुरिस्डिक्शन तय होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जुरिस्डिक्शन क्या होता है। हम लोग CPC में भी जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि हाँ ये इस लेवल का मामला है तो इस जुरिस्डिक्शन में जाएगा। CRPC में भी हम लोग जुरिस्डिक्शन पढ़ते हैं। भाई बिना जुरिस्डिक्शन के हम कैसे केस फाइल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो जुरिस्डिक्शन में क्या होता है, जैसे कि लड़की कहीं है जहाँ पे वो निवास कर रही है, किसी का भी घर हो, वो अपने रिलेटिव के घर में निवास कर रही हो या अपने मायके में निवास कर रही हो या कहीं पे भी निवास कर रही हो। अब देखिए शॉर्ट लैंग्वेज में याद कर लीजिए, जुरिस्डिक्शन का मतलब तेरा घर
मेरा घर, मौसा का घर या किसी का भी घर हो, किसी के भी घर में क्या हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस किया जा सकता है। मान लीजिए कि क्या मौसे के घर में या हम लोग होटल में रह रहे हैं तो क्या डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हस्बैंड वाइफ कहीं गए घूमने के लिए, दोनों में कहीं आपसी सहमति नहीं बनी, कहीं मारामारी हो गया, कहीं झगड़ा हो गया, तो वहाँ पे क्या हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, तो वहाँ पे भी केस लॉज किया जा सकता है। यही जुरिस्डिक्शन कर रहा है। किसी के भी घर रहिए, कहीं पे भी रहिए, जहाँ पे आपने ये कृत्य किया, जहाँ पे भी ये आपने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, वो जुरिस्डिक्शन में आपके आ जाएगा। और जुरिस्डिक्शन जब आ जाएगा तो सेक्शन नंबर 21 में हमारा प्रोसीजर बताएगा कि किस तरह से इसका प्रोसीजर होगा, और ये सेम कैसे काम करेगा, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की तरह से ये काम करेगा। इसका जितना भी प्रोसीजर होगा वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की तरह ही काम करेगा। बात करते हैं अपील की। सेक्शन नंबर 29 में अपील के बारे में बता रहा है। जो अपील होगा वो कोर्ट ऑफ सेशन में किया जाएगा, ठीक। और ये कितने दिन में होगा, विदिन 30 डेज में ये अपील किया जाएगा, ठीक। सेक्शन नंबर 29 तक तो ये बातें आपकी समझ में आ गई। अब अपील, अब इसमें भी लिमिटेशन पीरियड की बात आती है। तो क्या इसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कहीं लिमिटेशन पीरियड के बारे में बताया गया है? तो जी बिल्कुल नहीं बताया गया है। इसलिए नहीं बताया गया है क्योंकि हम लोग कभी भी लिमिटेशन पीरियड के बारे में अगर हमको देखना होता है तो हम कहाँ जाते हैं, जब इसमें नहीं दिया गया है तो ये किस पे डिपेंड होकर चल रहा है, ये CRPC पे डिपेंड होकर चल रहा है, मीन्स की क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर डिपेंड होकर चल रहा है। तो हमें लिमिटेशन के बारे में जाना होगा, तो हम कहाँ भाग के जाएंगे, हम सीधे चैप्टर नंबर 36 में जाएंगे। 36 चैप्टर नंबर किसका, CRPC का। और वहाँ पे एक सेक्शन दिया है, सेक्शन 468 दिया गया है, 467 दिया गया है। तो इन सभी में क्या बताया जाए, लिमिटेशन पीरियड के बारे में बताया जा रहा है। जो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, अपील अगर टाइम से नहीं हो पा रहा है, तो लिमिटेशन पीरियड हम कहाँ से काउंट करेंगे, हम CRPC के चैप्टर नंबर 36 से और सेक्शन नंबर 468, 467, 469 में यहाँ पे हम लिमिटेशन पीरियड देखेंगे और यहाँ पे लिमिटेशन के बाद हम अपील कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 30 की हम बात देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड मेंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर टू द पब्लिक सर्वेंट्स की बात कर रहा है कि कौन प्रोटेक्शन ऑफिसर हो सकता है, कौन सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है और कौन पब्लिक सर्वेंट हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में सेक्शन नंबर 30 में बताया गया। सेक्शन नंबर 31 में बताया गया पेनाल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय रिस्पोंडेंट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पेनाल्टी के बारे में बात की जा रही है। भाई कोई भी अगर ऑर्डर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, मीन्स कि वो कोर्ट ही हो गया, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हो गया, जो सर्विस प्रोवाइडर हो गया, अगर वो ऑर्डर दिया है तो उसका अगर आप नहीं मान रहे हैं, अगर आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। और वो किस प्रकार का पनिशमेंट होगा, जो पनिशमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसका क्या सजा होगी, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे सेक्शन नंबर 31 को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे जो पेनाल्टी होगी वो सेक्शन नंबर 33 में बताया गया है। रिस्पोंडेंट पे लगेगा और प्रोटेक्शन ऑफिसर पे लगेगा। प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करेगा, लगाएगा 1 साल का सजा लगाएगा और 20,000 रुपये लगाएगा। इसमें हमको सीधे देख लेना, 20,000 रुपये की बात की जा रही है और यहाँ पे 1 साल के सजा के बारे में बात की जा रही है सेक्शन नंबर 31 में। फिर सेक्शन नंबर 32 जो होता है वो कॉग्निजेंस ऑफ प्रूफ की बात कर रहा है कि क्या ये मामला कॉग्निजेबल है या नॉन बेलेबल है। अगर कॉग्निजेबल है तो किस तरह से है, अगर बेलेबल है तो किस तरह से, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक। उसके बाद से सेक्शन नंबर 33 में जाते हैं, पेनाल्टी फॉर नॉट डिस्चार्ज ड्यूटी फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर पर नकेल कसने की बात की जा रही है कि भाई अगर आपको सारी चीज़ें दे दी गई हैं, आपको क्या कहते हैं सारी सुविधाएँ प्रदान कर दी गई हैं, लेकिन आप फिर भी क्या कर रहे हैं, नहीं काम को कर रहे हैं, तो आपके ऊपर क्या किया जाएगा, आप अपने ड्यूटी से ब्रीच कर रहे हैं तो आपको उसके लिए पनिशमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। सेक्शन नंबर 34 में क्या बताया जा रहा है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर। कोई भी कॉग्निजेंस का ऑफेंसेस कमिटेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा किया गया तो उसके लिए बताया जा रहा है। इधर का इंपॉर्टेंट नहीं है, मिसलेनियस प्रोविजन आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, कोई भी काम जो हम लोग कर रहे हैं वो गुड फेथ में करेंगे, सेक्शन नंबर 35 में। सेक्शन नंबर 36 में क्या कर रहा है, एक्ट नॉट इन डेंजर इन एनी अदर लॉ। ये जो एक्ट है वो इन डेंजर नहीं है किसी भी लॉ में, जैसे IPC हो गया प्लस DB एक्ट हो गया, सभी पर ये प्रिवेल करेगा, किसी पे ये ऐसा नहीं है कि ये प्रिवेल नहीं करेगा। सेक्शन नंबर 37 देखिए, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। रूल्स के बारे में कौन बना सकता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकता है और साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकता है। दोस्तों ये जो था आज का ये जो पूरा सेशन था, जो हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ा है, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मैंने पूरा यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अगर आपको लगता है कि फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारा कमेंट सेक्शन में क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है, मेरा टेलीग्राम लिंक भी है। आप चाहेंगे जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों जितना हो सकता था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, जो UP PCSJ के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिया। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको दोहरा कर तेरा कर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। जब हमको समझ में आ गया, मैंने आपको समझा दिया, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगी।
तो जो भी एक्ट का जो भी वर्ड मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है जो थोड़ा सा अच्छा नहीं था, उसके लिए आप हमें माफ़ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।